ठीक है। स्वराज पार्टी पूरा नाम है अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1 Jan 1923, इलाहाबाद। अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी, अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी। अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी। तो ये जो है, इसके संस्थापक दो लोग थे। संस्थापक टी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। ठीक है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जो थे, ठीक है। तो संस्थापक फाउंडर में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। सी.आर. दास जो थे वो संस्थापक थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे, है ना। मतलब कि ये सचिव थे और ये अध्यक्ष थे। ठीक है। ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे और ये चेयरमैन थे। ओके। तो इस संस्था को परिवर्तनवादी भी कहा जाता था। क्या कहता था? परिवर्तनवादी, है ना। परिवर्तनवाद इसलिए कहते थे क्योंकि ये कांग्रेस के परंपरागत नियमों के खिलाफ थे। कांग्रेस के जो परंपरागत नियम थे, जो प्राचीन नियम थे, वो परंपरागत प्राचीन नियम क्या थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, है ना। तो इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव में जाएंगे और हम चुनाव लड़ करके चीजों को ये करेंगे। मतलब अंग्रेजों का हम जो बहिष्कार करेंगे वो सदन के अंदर जा करके करेंगे। तो इसी वजह से इनको कहा गया परिवर्तनवादी। ठीक है। और एक फैक्ट जो मैंने पीछे आपको बताया था कि इन्हीं के एक सदस्य थे, उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, है ना। तो विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के ही नेता थे जो पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन बने, है ना। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे, जो कि स्वराज पार्टी के सदस्य थे। तो स्वराज पार्टी के लोगों ने ही इनको जो है सो वो क्या किया था, इनको यहां से मतलब बनाया था। ठीक है। और स्वराज पार्टी का जो विरोध है, विरोध मुख्यतः दो मुद्दों पे बड़े स्तर पे रहा। एक उनका था कि आप देखेंगे कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो अंग्रेजों ने तैयार किया था, उसका बड़े स्तर पे विरोध इन लोगों ने किया था। और एक कमीशन बना था, ली कमीशन, अंग्रेजों ने बनाया था ली कमीशन। तो ली कमीशन का भी इनके द्वारा बड़े स्तर पर विरोध किया गया था। डू यू नो एनीबॉडी व्हाट इज ली कमीशन? ली कमीशन क्या है? ली कमीशन 1927 में बना था
और ली कमीशन इसलिए बना था ताकि सरकारी भर्तियों में जातीय श्रेष्ठता को बनाए रखा जा सके, मतलब उच्च जाति के लोगों को इसमें रखा जा सके, इसके लिए बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जातीय श्रेष्ठता को बनाए रखा जा सके इसके लिए। जातीय श्रेष्ठता मतलब कि कुछ ऊंचे कास्ट के जो लोग हैं वही शासन प्रशासन के अंदर में आए, तो इसका विरोध स्वराज पार्टी ने किया था। ठीक है, इसका विरोध किया था और साथ में पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया था। पब्लिक सेफ्टी बिल नाम तो था कि पब्लिक के लिए है, पब्लिक के सेफ्टी के लिए है, लेकिन वो पब्लिक को सेफ्टी कम देता था, अंग्रेजों को सेफ्टी ज्यादा देता था, है ना। तो इसलिए इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल का भी विरोध किया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का बहुत लंबे समय तक तो कोई खास भूमिका नहीं रही, है ना, लेकिन 1923 से लेकर के 1927 तक इस बीच इनका ठीक ठाक रोल रहा था, और ये सदन के अंदर में बैठ करके अंग्रेजी नीतियों का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजी पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि ये यहां पर इसकी पॉलिसीज को विरोध कर रहे थे। ठीक है, कहां पर, तो 1923 से 27 के बीच में सदन के अंदर, है ना, हाउस के अंदर। ठीक है, हाउस के बाहर नहीं, हाउस के अंदर कर रहे थे। क्लियर है, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सदन के अंदर ये इसका विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। 1927 से 1923 से 27 के बीच स्वराज पार्टी के द्वारा सदन के अंदर अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था। सदन मतलब हाउस, है ना, जैसे कि आज कैसे पार्लियामेंट है, वैसे उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। आज राज्यों में विधानसभा विधानमंडल है, तो वैसे ही उस समय भी था। तो वही इनके द्वारा जो है सो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि बहुत जल्दी ही सीआर दास की मृत्यु हो गई, है ना। 1927 के ही अंतिम वर्ष में सीआर दास का निधन हो गया। अब सीआर दास का निधन हो गया तो अब अकेले बच गए मोतीलाल नेहरू। तो अब ये अकेले कोई खास एक्टिविटी कर नहीं पाए, आज इसका रिजल्ट हुआ कि ये धीरे धीरे खत्म हो गया। आज मोतीलाल नेहरू पुनः कांग्रेस में जाकर के शिफ्ट हो गए और कांग्रेस के अंतर्गत अपना काम जो है सो यहाँ पे करना शुरू कर दिया। क्लियर है, चलिए। इसी समय इसके आगे आपको आया था साइमन कमीशन, है ना, तो लिखेंगे साइमन आयोग, साइमन कमीशन। साइमन आयोग, देखिए, तो साइमन आयोग जो है, क्या वजह क्या वजह है, साइमन कमीशन। तो साइमन आयोग जो है, आप देखिएगा कि साइमन आयोग क्या क्या है। तो साइमन आयोग 8 नवंबर 1927 को बना था। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ था, बना था। और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया, है ना। बना कब था, 8 नवंबर 1927 को, और 3 फरवरी 1928 को भारत आया। भारत में ये बंबई में उतरा था। ठीक है, साइमन आयोग को श्वेत आयोग भी कहा जाता है, वाइट्समैन कमीशन। इसमें जो टोटल 8 मेंबर थे, ये सब के सब अंग्रेज, अध्यक्ष को मिला करके 8 थे। ठीक है, तो टोटल क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन, सर जॉन
साइमन इसके अध्यक्ष थे, है ना। तो सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह हुआ था, ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। अब सर जॉन साइमन चूंकि कांग्रेस कह रहे हैं, ये साइमन आयोग के अध्यक्ष थे और सब के सब इसमें अंग्रेज ही सब था। तो ये आपसे पूछा सकता है कि इस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब साइमन कमीशन आया था? उन्नीस सौ सत्ताईस में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। हाँ, स्टेनले। हम्म, ये पिछले बार ही बताए थे आप लोगों को। हाँ हाँ, इसके टाइम भी बताए थे। इन्होंने के टाइम में तो मैकडोनाल्ड आइए गया था, तो बहुत फेमस फेमस है, उसको तो सब जानता है। हम्म, कौन? मैकडोनाल्ड तो बाद में तो बना था जी, कंजर्वेटिव पार्टी जब हार गई थी चुनाव, लेबर पार्टी का सरकार आया तब बना था वो। जब कोई गलत गलत जवाब देते हैं, हैं, देख लिए। हैं, बोलिए बोलिए। हैं, रॉबर्ट वॉलपोल। वॉलपोल पहला प्रधानमंत्री था। हैं, क्लीमेंट इटली। इटली को वही प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। हम्म, गुड। बॉल्डविन। हाँ जी, गूगल से देख कि नोट्स खोला। हाँ हाँ, नोट्स खोल के देखा। नाराज होने का जरूरत नहीं है ना। कह दिए तो कह दिया, अब आप भी इतना टाइम लगा दिए, है कि नहीं? अच्छा ये, अच्छा, बॉल्डविन है ना। बॉल्डविन जो था इस समय प्राइम मिनिस्टर था, और इस समय सरकार जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, और उन्होंने ये भेजा था सर जॉन साइमन को, और ये आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है वो मतलब हाँ कितना सक्सेसफुल हुआ है, आप भारत को किस सीमा तक उत्तरदायी शासन दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया को किस सीमा तक दिया जा सकता है, इसी के ऑब्जर्वेशन के लिए, इसी के जांच के लिए आया था। क्लियर है? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर जॉन साइमन जो थे वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। और बॉल्डविन प्राइम मिनिस्टर था, इसका समय आया था, तो किसके लिए कारण आप लिख लेंगे तो, हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जांच के लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के जांच के लिए, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के जांच के लिए, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के जांच के लिए, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के जांच के लिए।
तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के जांच के लिए, है ना। तो ये आया था 1919 में। कहा गया था कि जांच होगा 10 वर्ष बाद, है ना। इसका कहा गया था कि इसकी समीक्षा, इसका रिव्यू करेंगे हम 10 वर्ष बाद, लेकिन ये पहले ही आ गया। तो पहले आने के पीछे का रीजन क्या था? पहले आने के पीछे का रीजन था कि ये पहले इस वजह से आ गया क्योंकि आप देखेंगे, पहले आने के पीछे का रीजन ये था कि चुनाव था ब्रिटेन में। तो वहां सब सोचा कि अगर ये चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बदल जाए, और सरकार बदलने के बाद जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको डर था कि लेबर पार्टी सत्ता में आएगी, और लेबर पार्टी को भी शासन चलाने का अनुभव नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लेबर पार्टी आते ही भारत को आजाद कर दे या बहुत ज्यादा शक्ति दे दे, बहुत ज्यादा रियायत दे दे। इसलिए सोचा कि ये सब जिम्मेवारी वाला काम जो है हम लोग पहले ही निपटा देते हैं, है ना, ताकि दूसरा को करने का मौका नहीं मिले। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पहले ही ये भेज दिए, 28 में बना दिए, और ये 27 में ही बना दिए, और 28 में इंडिया आ गया, है ना। तो चुनाव के वजह से, चुनाव हर जगह हावी रहता है जी, हर देश में हावी रहता है, अभी भी और पहले भी। ऐसा नहीं कि हम लोग चूंकि भारत में रह रहे हैं तो भारत को में समझ रहे हैं, और अच्छा चीज है कि डेमोक्रेसी है तो हम लोग बोल पाने की स्थिति में रहते हैं। चाइना उइना रसिया वसिया में तो बोलने का हिम्मत नहीं है किसी का, है ना, कि कोई कुछ बोल दे। वहां अगर अगर बोल दिए तो जाएगा एगो रोलर, जो पिचवा नहीं बनता है, पिच बनाता है जो बराबर कर देता है, तो रोलर जाएगा बराबर करके चलाएगा। किसी का हिम्मत नहीं है कि कह दे कि सी जिनपिंग ऐसा काहे कर रहा है। किसी का हिम्मत नहीं है कह दे कि रसिया में कि व्लादिमीर पुतिन काहे बिना मतलब का युद्ध लड़ रहे हैं। किसी का हिम्मत ही नहीं है ना, बोलने का मतलब है ही नहीं। अब मीडिया कंप्लीट, ये मतलब सरकारी, सी जिनपिंग के यहाँ से एगो लेटर निकलता है, वो सब देख लेता है कौन कौन सा न्यूज छपवाना है, वही निकलता है, और वही आपको छापना है ना। ये नहीं कि आप कुछ छाप दीजिएगा जो मन जिस हो, है ना, कुछ भी आप दिखा दीजिएगा, कुछ भी बता दीजिएगा, ये सब उसके यहाँ नहीं होता है। तो मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जितना आदमी सबको लगता है कि भाई भारत में बढ़ गया है निरंकुशता, उसको कम से कम 10 दिन का प्रवास चाइना का करना चाहिए, कम से कम 10 दिन का। आज ध्रुव राठी को पहले जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, चाइना घूम के आना चाहिए, और रहना चाहिए चाइना में, है ना। वहां रह करके उत्तर कोरिया छोड़ दीजिए, वो तो खैर अलबले है ना, उसका तो बातें मत कीजिए उत्तर कोरिया का। लेकिन चाइना है ना कि भाई डेवलप भी तो है, मतलब उसका अच्छे देशों में उसकी तुलना भी होती है, ताकतवर भी है, इकोनॉमी भी बढ़िया है ना। वो तो लुटाइल आदमी है, तो लुटाइल आदमी से तुलना क्यों करना। लेकिन चाइना का ये है कि इकोनॉमी अच्छी है, पावरफुल है ना। तो उसके यहाँ जाकर के थोड़ा देखिए कि कितना आजादी है और कितना वो देता है, और कहीं ना कहीं उसके आगे बढ़ने में यही उसका एक कारण फैक्टर बड़ा उसको सपोर्ट करता है। वो ठीक है कि हम लोग को तो थोड़ा लगता है कि भाई मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सरकार को जो ठीक लगता है सरकार कर देगी। वो पूछने नहीं जाएगी कि आपको ठीक लगता है कि नहीं लगता है ना। है जबरदस्ती नहीं, माने जबरदस्ती का उच्च सबसे उच्च स्तर, सबसे उच्च स्तर जो होता है ना, मारने में उसको टाइम ही नहीं लगता है। कोई थाना एफआईआर नहीं, कोई कोर्ट में बहस वहस नहीं, आप तख्ता लेके अगर निकल गए शाम तक आपका मैटर हो जाएगा, है ना, सरकारें कर देगी। आपको सुबह मालूम चलेगा कि भाव मिनी श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग इकट्ठी हो जाए, महोदय चले गए। हम लोग जितना इतना जो खुला होकर के बोल लेते हैं, है ना, किसी को भी, है ना, प्रधानमंत्री को बोल देते हैं, राहुल गांधी को बोल देते हैं ना। तो इस सबको काहे बोल देते हैं, इस सबको बोल देते हैं कि हम लोग को बोलने का आजादी है। ये तो नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाते। क्या जी, क्या कह रहे हैं बाहर? चलिए आइए, आइए। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, भारत में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने ना पहले पहले, तो एगो बूढ़ी माता गई। अब बूढ़ी माता जाके नेहरू जी से कही कि सर बहुत दुख हो रहा है। तो बोले क्या बात का दुख हो रहा है? तो बोले कि आप प्रधानमंत्री भी बन गए, आपने ने कहा था कि देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हम लोग को बहुत तरह का आजादी मिल जाएगा, आप तो प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी हमारा दुख दूर नहीं हुआ। तो नेहरू जी ने एक बात कहा,
और उन्हें कहा कि देखिए माता जी, सही बात है कि अभी आपका दुख दूर नहीं हुआ है, और हम प्रयास करें कि हम आपका दुख या देश का समस्या है उसको दूर करें, लेकिन आज जो आप चल करके आ करके देश के प्रधानमंत्री से बात कह रही हैं कि आपके रहते हुए हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है, यही भारत है, यही लोकतंत्र है, और यही है कि गुलामी का शासन, आई शासन में यही अंतर है। तो ठीक है, आपकी समस्याएं हैं, आपकी समस्या हम दूर अभी तक नहीं कर पाए, ये हमारी असफलता है, लेकिन हमको आ करके कह देना कि आप हमारा समस्या दूर नहीं कर रहे हैं, यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। तो ये छोटा मोटा छिटपुटिया घटना के लिए ना मत कहिए कि वैसा हालत हो गया है, क्योंकि वैसे करके वैसा हालत के लिए थोड़ा सा चाइना को पढ़िए और रसिया को पढ़िए, पानी नहीं मांगिएगा कहियो, है ना, बात करने का तो बहुत दूर का बात है, पानियों पीने का मन होगा ना तो 2 दिन प्यासे रह जाइएगा, लेकिन पानी मांगिएगा नहीं, कि मांग दीजिए कहीं मार देगा करके। आप मैंने सोचिए कि आप सड़क पे खड़ा हो जाइए, एकदम, हम लोग खुद स्वयं सरेआम कहते हैं ना, हम लोग तो सरेआम प्रधानमंत्री की नीतियों का आलोचना करते हैं, है ना, रिकॉर्ड होता है, जाता है बाहर से। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि भारत जैसा देश में है, यहाँ पले बड़े, यहाँ कोई मोदी जैसा 200 भी आ जाएगा ना तो अभी हम लोग का स्वतंत्रता खत्म नहीं होगा, ऐसा भारत हो गया। जब भारत 47 में संविधान बना तो संविधान पर पश्चिम वाला सब कमेंट किया, कहा कि भारत जैसा विविधता वाला देश में तो 5 साल भी अगर चल गया ना लोकतंत्र तो समझिए कि बहुत बड़ा बात है, ऐसे कमेंट करता था। नेहरू जी के शासन में, मोदी नहीं था उस समय, नेहरू जी थे, तब कहता था कि अगर 5 साल चल गया ना, आप पढ़िएगा उस समय का स्कॉलर सबको, तो कहता कि 5 साल, कौन कहता 1 साल चल गया तो बहुत बड़ी बात है इंडिया में, 1 साल चलेगा, इतना यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन है कि 1 साल में लोग बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 1 साल, 5 साल और 10 साल का परसेप्शन बनाने वाले लोग आज 80 साल के लगभग हम लोग पहुंचने जा रहे हैं, 75 क्रॉस कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि भारत में लगातार डेमोक्रेसी पहले से ज्यादा मजबूत ही हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। तो समस्याएं हर देश में रहती है, हर जगह पर रहता है, आपके परिवार में समस्या है, देश को कौन पूछता है ना, लेकिन अब वही है कि उस समस्या को खत्म करके आपको आगे बढ़ना है। और ये हम लोग के यहाँ का ये विशेषता है कि वो चाहे कोई भी हो, ये हो चाहे इनके बाद कोई भी आए, भारत ऐसे रास्ते पे निकल गया है कि भारत को कोई चाह के क्या है कि हम उसको कंट्रोल कर लें, यहाँ पर बोलने की आजादी को खत्म कर दे, हो ही नहीं सकता है ना। यही जो ध्रुव राठी जो है इतना बोल रहा था उधर जा करके, किसी ने, कोई अलबल आदमी था, नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोला था, कोई बेवकूफ कह दिया कि दम है तो इंडिया गेट पे वीडियो, इंडिया में आकर के वीडियो बना कर दिखाओ, है ना, तो आके बना दिया। क्यों आके बना दिया जी? ये नहीं सोच रहे हैं क्योंकि भारत है इसलिए आके बना दिया। भारत है, इंडिया, उसको पता है कि इंडिया में शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, किसी का हिम्मत नहीं है कोई कुछ कर देगा, ये है भारत। उसके बाद भी अब इसमें कुछ बेवकूफ सब क्या कर रहा है, बना तो दिया, क्या कर लिया? तुम्हारा दिमागे विकलांग हो गया तो तुमको कैसे समझाएं? तुम्हारा दिमागे खराब है ना। अगर तुम कहो कि बना तो दिया तो क्या किया? अरे भाई, इस तो भारत की व्यवस्था के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए कि ये भारत है, ये है टॉलरेंस। मेरे सामने मेरी कोई आलोचना कर दे और मैं उसे स्वीकार कर लूं, ये है टॉलरेंस, ये है स्वीकार्यता। तो ये उसकी विशेषता है कि आप आते हैं, इंडिया गेट पे आप खड़ा होते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इंडिया के शासन के खिलाफ आप आसानी से वीडियो बना देते हैं और आपको कोई कुछ नहीं करता है। यही भारत की मौलिक विशेषता है। यही विशेषता कभी खत्म नहीं होगा, कोई खत्म नहीं होगा। तो जानबूझ करके भारत का छवि खराब करने का साजिश है कि भारत के इमेज खराब कर दो। जैसे आपको बदनाम करना होगा ना तो 50 तरह का बात आपके बारे में प्रचारित होगा। ऐसे मोदी बदनाम हो चाहे नहीं हो, मोदी क्या है जी, आए हैं जाएंगे, उनका तो जाना निश्चित है ना। जब इंदिरा गांधी चली गई तो इनको कोई रोकेगा जी, है? जब नेहरू चले गए तो इनको कोई रोकेगा? लेकिन भारत हमेशा रहेगा। अब भारत अगर एक बार बदनाम हो गया ना तो हमेशा ये कलंक आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये कलंक भारत को ना कह कि भारत का लोकतंत्र खराब हो रहा है, भारत का ये खराब हो रहा है, भारत का वो खराब हो रहा है ना। कहते कहते महोदय ये बोल गए कि इंडिया का नाम इंडिया कहला, इंडिया बदलने में क्या दिक्कत है? पता नहीं कौन सा इतिहास का किताब वो पढ़ा है ना। देश के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, है ना, सारे इंटेलेक्चुअल्स और सारे किताबें स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि भारत जो है ये नाम रहे। इंडिया से भी हमें कोई खास आपत्ति नहीं है अगर हो जाए कि भारत अथवा इंडिया, इंडिया अथवा भारत में गलती है, इंडिया अथवा भारत नहीं होना चाहिए। इंडिया रखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत अथवा इंडिया रखिए, ये सबका कंसर्न है, ये इंटेलेक्चुअल्स का कंसर्न है। सरकार क्या कहती है वो अलग मैटर है। देश के जो प्रबुद्ध हैं
देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कहना है कि ठीक है, अगर तुमको इंडिया रखना है तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले भारत रखो। भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए, लेकिन संविधान लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ये दिक्कत का बात है। इंडिया इज द कॉलोनिकल आइडेंटिटी, ये औपनिवेशिक परिचय ही है। कौन सा इतिहास का किताब है जो कह रहा है कि वो कॉलोनिकल आइडेंटिटी नहीं है, और कह रहा है कल्चरल आइडेंटिटी है? कल्चरल आइडेंटिटी आपका भारत है, जो भरत के नाम पर बना है। भारत, दुष्यंत और शकुंतला के बेटा भरत, है ना, तो उसके आधार पर बना है। तो बोलने के चक्कर में हर चीज गलत थोड़ी है कि कोई चीज बोल के कोई चीज कह के कर देंगे। लेकिन खैर, बोल भी रहे हैं तो बोलने का भी यही ब्यूटी है कि भारत है, बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका भी है, बोल लीजिए। ब्रिटेन है, बोल लीजिए। इस सब देश में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां क्या है, डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर घटनाओं की बात करिएगा तो अमेरिका में भी एक घटना घटी। जॉर्ज फ्लॉयड को, इतना डेवलप होने के बाद, एक काला आदमी जॉर्ज फ्लॉयड को चौराहा पर मार दिया गया। ये अमेरिका घटना है। तो आप क्या कहिएगा, अमेरिका में डेमोक्रेसी खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया अमेरिका में? कुछ एकाध घटनाएं हर जगह कुछ ना कुछ घटते रहती हैं, लेकिन उस एकाध घटना के आधार पर आप सबका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके यहाँ डेमोक्रेसी बहुत पहले से मजबूत हो रही है। और ये, लेकिन हाँ, जॉर्ज फ्लॉयड की घटना की वजह से उसको चेतना पड़ेगा कि आज भी कहीं ना कहीं वो रंग वाला बात है, क्योंकि रंग के आधार पर ही जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी, और पूरा वर्ल्ड में ये न्यूज फैला कि जॉर्ज फ्लॉयड को चौराहे पर मार दिया गया। तो कहने का मतलब, लेकिन इसके बावजूद भी वहां नहीं है कि बोलने का राइट नहीं है किसी के पास। हाँ, लेकिन वहां भी अगर राष्ट्रपति बने ट्रंप साहब, जिन्होंने कुछ गलतियां की, उसका समर्थक सब सीनेटर में घुस गया, वहां का जो सीनेट है उसमें घुस के पत्थर उत्तर फेंक दिया। एकदम मतलब उसके डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं था कि आप जाकर के आओ वहां पर जाके पथराव कर दीजिएगा, आप पूरा सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, और सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी लोकतंत्र की जड़ें इसलिए मजबूत हुई कि हम गुलाम जरूर थे ब्रिटेन का, लेकिन हम जिसके यहाँ गुलाम थे उसके यहाँ खुद ही डेमोक्रेसी के लिए ही झगड़ा चल रहा था। सो एक तरफ वो हम लोग पर शासन कर रहा था, और दूसरे तरफ उसके देश में भी गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, है ना। आप देखिए कि 1603 में, 1600 में कंपनी आई थी, 1603 में वहां एलिजाबेथ मरी और जेम्स फर्स्ट शासक बना। उसके बाद से लेकर के 1688 तक वहां की संसद और वहां के राजा के बीच में झगड़ा चलता रहा। इवन 1649 से 1660 का एक फेज है ब्रिटेन के इतिहास में, कि 1649 से 1660 में ब्रिटेन में राजतंत्र खत्म कर दिया गया था। अब ब्रिटेन का मिलिट्री का एक रूलर था, उसका नाम था क्रॉमवेल। तो ब्रिटेन में इस बीच में क्रॉमवेल का शासन आया था, और उस सेना का आदमी था। तो ब्रिटेन के लोगों को लगा कि यार राजा बहुत तंग कर रहा है, तो राजा को हटाते हैं और क्रॉमवेल को शासन दे देते हैं। लेकिन क्रॉमवेल और खराब शासन कर दिया। तो फिर ब्रिटेन के लोगों को उसी समय एक बात समझ में आई कि ब्रिटेन की संस्कृति में राजतंत्र है, हम चाह के भी राजतंत्र को खत्म नहीं कर सकते, हमारा कल्चरल में है। तो 1660 में ब्रिटेन के इतिहास में एक बार फिर से रीएस्टोरेशन हुआ और राजा को पुनर्स्थापित किया गया। राजतंत्र खत्म हो चुका था 1649 में, राजा को तो चौराहे पे फांसी दे दी गई थी ब्रिटेन में, 1649 का बात है। लेकिन फिर 1660 में उन्होंने अगले राजा के उत्तराधिकारी को बैठाया और कहा कि आप शासन संभालिए, लेकिन आप पार्लियामेंट से कोऑर्डिनेशन बना करके रखिए। लेकिन फिर विवाद हो गया। 1685 में राजा को फिर लगा ब्रिटेन में कि ब्रिटेन के लोग हमको मार देगा, तो रातों रात जो है वहां का राजा देश छोड़ के भाग गया। और देश छोड़ के भागने के बाद ही वहां पर हुई 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। और वही जो गौरवपूर्ण क्रांति था उसमें ब्रिटेन, एक तरफ हमारे यहाँ सारा मैटर चल रहा था, एक तरफ उधर ब्रिटेन में भी झगड़ा चल रहा था अपने देश के अंदर में। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान, है ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दौरान जो है सो वहां पर तमाम तरह की दिक्कतें और समस्याएं जो है सो चल रही थी। 1688 में हुआ गौरवपूर्ण क्रांति, और वहीं पर एक लिखित डॉक्यूमेंट साइन हुआ कि राजा रहेगा, लेकिन राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा, राजा संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत शासन करेगा। और उसी के बाद फिर प्रधानमंत्री का कंसेप्ट ब्रिटेन में डेवलप हुआ, और कहा जाता है कि वर्ल्ड का पहला प्राइम मिनिस्टर बना रॉबर्ट वॉलपोल, और वॉलपोल के नेतृत्व में ब्रिटेन आगे बढ़ने का काम शुरू किया।
और ये निश्चित हो गया कि राजा वही करेगा जो उसको संसद कहेगी। अपनी मर्जी से राजा कुछ भी नहीं करेगा। उससे पहले उसके यहाँ चल रहा था। तो आप इतिहास जब आप पढ़ते हैं ना, तो इतिहास जब आप पूरे वर्ल्ड का पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि कमोबेश स्थिति जो है ना, वो लगभग इसी तरह की है। आज देखिए, निष्कर्ष पर पहुंचना आदमी के लिए कब आसान होता है? उचित निष्कर्ष, जब उसके पास सही जानकारी हो, जब उसके पास सही अध्ययन हो। निष्कर्ष पर हम तब नहीं पहुंच पाते जब हमारे पास आधा जानकारी होता है। किसी ने कुछ कह दिया या कहीं किसी से कुछ आधा पढ़ लिया और उसका पूरा हमने खंगाला नहीं उसको। और चूंकि आपको तो शिक्षक बनना है भविष्य में जाकर के, और आप चाहे जिस भी विषय के शिक्षक बने, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप सभी विषय को भले पढ़े ना पढ़े, लेकिन जिस विषय के आप अध्यापक बनेंगे उस विषय के बारे में आपके पास हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके कंधों पर बोझ होगा हमारे नौनिहालों को बेहतर बनाने का, उनके अंदर सही इंफॉर्मेशन डालने का। तो अगर आप वो सही इंफॉर्मेशन और वो सही तर्क और सही लॉजिक लेकर के नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और महत्वपूर्ण बात मानिए कि आप सही लॉजिक लेकर के चले गए और आपने स्कूल में ठीक तरीके से बच्चों को पढ़ा दिया, सारी बातें उनको समझा दी वहां पर, तो बहुत सारे संस्थाएं बंद हो जाएंगी फिर, क्योंकि कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। बच्चा स्कूल कॉलेज से सब पढ़ समझ के आएगा। अरे ये सब क्यों चल रहा है, हम लोग क्यों कमा पा रहे हैं, हम लोग को क्यों मौका मिल रहा है? क्योंकि स्कूल में कोई नहीं पढ़ा रहा है, इंस्टीट्यूट कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं। कॉलेज के प्रोफेसर ठीक से पढ़ा दे, स्कूल में टीचर ठीक से पढ़ा दे, तो कोचिंग चलने का कोई मतलब है जी? कौन आएगा पढ़ने के लिए? किसको पैसा इतना भले कि जाके कोचिंग में पढ़ेगा? कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, है ना। इवन हम लोग को खुद भी जाके कोचिंग्स करने पड़े थे, बेहतरीन फैकल्टीज से पढ़ना पड़ा था। तो ये रीजन है कि वहां तक वो चीज पहुंचा नहीं है। और अब चूंकि ये जो नियम बन गया कि नहीं, आप बीपीएससी से पास करिए, उस स्तर का आप लेवल लेकर के आइए, तो अब आप जब जाएंगे स्कूल के अंदर में तो आपसे ये उम्मीद किया जाएगा कि आप इस तरीके से एजुकेशन देंगे अपने विद्यार्थियों को कि वो विद्यार्थी जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको कहीं कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं होगा। क्योंकि 11-12 तक तो बीपीएससी से शिक्षक जा ही रहे हैं, 11-12 तक जा रहे हैं, उसके बाद तो सीधे यूनिवर्सिटी का मैटर हो जाता है। तो 11-12 तक अगर ठीक तरीके से बेस बन गया, लॉजिकल थिंकिंग ठीक तरीके से हो गई, क्रिटिकल एनालिसिस ठीक तरीके से अगर डेवलप हो गया, फिर ऐसे विद्यार्थी को जीवन में कहीं भी किसी प्रकार का निर्णय लेने में या किसी प्रकार से कुछ भी करने में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। हम लोग को दिक्कत समस्या इसलिए होती है क्योंकि वो तार्किक दृष्टि जो है वो मिलता ही नहीं है, और तार्किक दृष्टि नहीं मिलने की वजह से दिक्कत होती है। अगर वो तार्किक दृष्टि स्कूल से ही धीरे धीरे बच्चों के अंदर, गांधी का जब शिक्षा योजना पड़ेगा तो गांधी का एक योजना है शिक्षा का वर्धा योजना, सरकार ने कभी लागू ही नहीं किया उसको, किसी सरकार ने उसको लागू नहीं किया वर्धा योजना को। वर्धा योजना में उनका यही था कि एक तो आप मूल भाषा में पढ़ा दीजिए, और दूसरा क्या है कि उसके अंदर में प्रैक्टिकलिटी और उसके अंदर में थिंकिंग लेवल, ये दोनों को डेवलप करा दीजिए। प्रैक्टिकलिटी डेवलप होगा तो बेरोजगार नहीं रहेगा, और थिंकिंग डेवलप होगा तो लॉजिकल हो जाएगा। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा कि उसका एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा और उसको किसी तरह का कोई समस्या झेलना देखना नहीं पड़ेगा। ये जो है सो उसका अपना फायदा था, उसकी अपनी जो है सो स्थिति थी, है ना। तो इस चीज को जो है सो ध्यान रखना है। और हम लोग चूंकि भारत के ब्रिटेन के द्वारा ही शासित हुए, इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज वहां से आया। हालांकि पहले भी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लिच्छवी गणतंत्र हमारे यहाँ था, लिच्छवी का जो रिपब्लिक का कैरेक्टर था वो था हमारे यहाँ, और हम गणतंत्र के महत्व को समझते थे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सब क्या हो गया कि राजा सब मजबूत हो गया, तो जैसे जैसे राजा मजबूत हुआ गणतंत्र को खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर मॉडर्न टाइम में हम ब्रिटेन के गुलाम रहे, लेकिन ब्रिटेन से हमने वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज सीखा, और उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज का नतीजा रहा कि हम पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक के तौर पे एस्टेब्लिश होने का काम यहाँ पर किए। फिर ये लोग यहाँ पे आए तो थे, है ना। बॉल्डविन वहां पे प्राइम मिनिस्टर था, सरकार बदलने वाली थी, तो पहले ही ये काम कर दिया कि भाई दूसरा को जिम्मेवारी मिले इससे पहले कि हम ही कर देते हैं, और उसके बाद हम देख लेते हैं क्या होगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट कब सबमिट किया था? तो इसने 29 मई 1930 को अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, है ना। किसको? ब्रिटिश हुकूमत को।
तो 29 मई 1930 को जब इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, अपना रिपोर्ट दे दिया, तो अब रिपोर्ट देने के बाद क्या स्थिति हुई, तो आप देखेंगे कि 29 मई 1930 को जब इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो उसके बाद ही इसी के रिपोर्ट पर बहस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाया गया था, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे ही बहस करने के लिए। ठीक है, और इसी संदर्भ में आपको 3 जो है वो गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। किसके रिपोर्ट पर बहस करने के लिए? साइमन कमीशन के। कि साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है इसी पर हम ये करेंगे। अब देखिए, साइमन कमीशन के साथ साथ ही एक और कमीशन बना था। साइमन कमीशन के साथ साथ कौन सा कमीशन था? साइमन कमीशन के साथ ही साथ 1927 में साइमन कमीशन बना था, और इसके साथ ही एक और कमीशन बना था जिसमें 3 लोग थे, और उसका काम था कि ब्रिटेन और देशी रियासतों के बीच में संबंधों को जांच करना। हाँ, मदन मोहन मालवीय। जब पीछे वाला जो नोट्सवा लिखाल के उसको उल्टे हैं अब लोग कभी हैं? नहीं उल्टा है ना? साइमन कमीशन के साथ ही बना था एकदम एट द सेम टाइम। साइमन तो बहुत फेमस है। अरे भाई, अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था उसको, इसलिए नेहरू वहरू का नाम मत लीजिए। नेहरू तो बताया था, वो नेहरू रिपोर्ट था, मोतीलाल नेहरू बनाए थे, उसके खिलाफ में बनाए थे। हैं? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 2 था, वो शिक्षा का, एक रॉलेट एक्ट का। हम्म। ब्रेड्सवर्थ आयोग। इसमें 3 लोग थे, और इनको क्यों बनाया गया था तो लिख लेंगे नोट करके कि ब्रेड्सवर्थ आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार और देसी रियासत के संबंधों के जांच के लिए बना था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रेड्सवर्थ आयोग है, इसको याद करने के लिए ध्यान रखेंगे, हमारे से याद हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, इसको बटलर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो वास्तविक नाम था वो था हरकोर्ट्स बटलर, है ना? हरकोर्ट्स बटलर। तो बटलर तो एक क्रिकेटर कोई है ना जी, है ना? जोस बटलर है कोई? हाँ, तो बटलर, हाँ, कहीं का भी हो, है ना? आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि अभी आईपीएल में है। अभी आईपीएल में क्या हुआ जी? चेन्नई का क्या हालचाल है? प्ले ऑफ क्वालिफाई कर लिया है? क्वालिफाई कर गया है? हाँ, हम तो देख ही नहीं रहे थे। 1-2 दिन स्टार्टिंग में 1-2 का मैच देखे थे, चेन्नई वाला सबका, फिर बंद कर दी देखा। अब आप लोग कह दिए कि जाएगा तो देख लेंगे इसको, है ना? कि चेन्नई को थोड़ा सा, हाँ। तो एक बार वो बहुत बड़ा सेमिनार था, एक बहुत बड़े व्यक्ति का, पटना में भी उनका संस्थान है, ठीक है? हम लोग विद्यार्थी थे, तो दिल्ली में सेमिनार था, चल गए उनके सेमिनार में। तो ऐसे ही हम लोग चल गए। नहीं होता है कि थोड़ा रहता ही आदमी को, थोड़ा बचपना था,
तो चल गए हम लोग। चल नहीं नहीं दृष्टि नहीं। तो पटना में है ब्रांच, है ना। अब तो वहाँ है। अभी वहां से 2-3 बार हमको पढ़ाने का ऑफर आ गया, लेकिन टाइम नहीं होने पर अभी नहीं जा पा रहा हूँ, कि कहीं अगर पहचान गया डायरेक्टर तो दिक्कत हो जाए। उसका एकदम हेड बॉस। तो क्या हुआ कि उनका था, उनको एक टैग मिला हुआ है पूरे भारत में, है ना। तो वो अपना ले रहे थे, अपना पूरा। तो हम लोग 4-5 आदमी गए थे, तो हम लोग बोले कैसे सर, बोले कि क्वेश्चन पूछिए आप लोग। हम लोग पूछे सर, एगो क्वेश्चन ये है हम लोग का कि क्रिकेट जो है, एक तो कोई डेवलप नेशन नहीं खेलता है। डेवलप नेशन में देख लीजिए क्रिकेट आपको नहीं दिखेगा, है ना। अभी सीख रहा है सब, है ना। तो डेवलप हो गया तो अपना करने का जो भी करे। लेकिन कोई डेवलप नेशन फुटबॉल खेलता है ना। 45 मिनट 1.5 घंटा मैटर कंप्लीट हो सबका। हम लोग के यहाँ मतलब जो है, आपको क्रिकेट माने टेस्ट मैच हो तो 5-5 दिन, है ना। अगर वनडे हो तो पूरा दिन भर। और T20 अब थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म आया है कि 3-4 घंटा में मैटर सॉल्व हो जाता है ना। तो उस समय तक T20 का उतना प्रभाव नहीं था। अभी तो हम लोग अच्छे से बताया कि क्रिकेट 11 मूर्खों का खेल है। इसको 1100 करोड़ आदमी सब लगभग एक बार में देखता है। ऐसा क्यों है भारत में कि मतलब इसको ऐसे करता है? क्योंकि मतलब बहुत अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट होता है, अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए जो लोग जा करके देख रहे हैं स्टेडियम में, तो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है उनका, है ना। तो ऐसा क्यों है? अब अब इस तरह के प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे, तो सोचे थे कि कोई प्रश्न पूछेगा सब तैयारी वारी से संबंधित, कैसे क्या करे कैसे नहीं करे, है ना। वो रडार में ले लिए हम लोग को। बोले कि भाई ये सबको बुलाइए इधर, है ना। तो हम लोग गए अंदर, तो बोले कि ये कोई प्रश्न है जी? सर प्रश्न नहीं, लेकिन सब दिखता है कि जब हर जगह पे क्रिटिकली एनालिसिस होता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन होता है, तो क्रिकेट का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। कि आप ठीक है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव एंगल हैं, कुछ तो निगेटिव इसमें भी है ना, कुछ तो नकारात्मकता इसमें भी है ना। कि आप किस किस तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट होता है, और कितना पैसा है हमारे बोर्ड के पास। बीसीसीआई के पास आप देखिए कितना पैसा है। माने वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड है बीसीसीआई बोर्ड। जितना हम लोग के यहाँ पैसा मिलता है क्रिकेटर को, उतना कहीं नहीं मिलता है। ऐसा अभी देखिए आईपीएल होकर के ना बहुत सम्मान बढ़ा दिया जी। आईपीएल जो है ये बहुत सम्मान बढ़ा दिया। सम्मान कैसे बढ़ा दिया कि पहले ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वाला सब ना है ना, भारत के खिलाड़ी को वैल्यू नहीं करता था। अब एकदम जी जी करता है, जी हजूरी करता है कि अगर भारत से संबंध खराब हो गया तो खरीदाएंगे, बिकाएंगे नहीं। यहाँ देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुख पाकिस्तान के खिलाड़ियों का, क्यों आईपीएल खेलने नहीं आ पाते हैं। अगर आईपीएल खेलना तो कितना कमाता वो सब भी कमाता ना। आज सब आकर के कमा के जा रहे हैं इंडिया से, करोड़ों कमा। अपना देश का इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए कहता है कि अनफिट है, मेडिकल अनफिट कर देता है, आकर के इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है कि आईपीएल खेलना है हमको, क्योंकि पैसा है। यही जब आईपीएल नहीं था तो भारत के खिलाड़ी सबसे तो बातों नहीं करता था ठीक से, कि यार ये सब तो गरीब देश है, यहाँ पर क्या पैसा है। लेकिन इतना आईपीएल इतना पैसा देता है कि सब भारत के खिलाड़ी और भारत के लोग के साथ एकदम सम्मान से बात करता है कि भाई यहाँ से अगर हमारा दिक्कत हो गया तो पैसा आना हमको बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसको ब्रेड्सवर्थ आयोग के साथ इसका हरकोट बटलर के तौर पे ध्यान रखेंगे, तो आपको याद रहे, क्योंकि इसी का मूल नाम है हरकोट बटलर। ठीक है, तो बटलर आयोग भी कहा जाता है इसको। तो इसको बनाया गया था देखिए सेम टाइम पर। इसलिए आपसे पूछ सकता है कि साइमन कमीशन के साथ साथ एक और कौन सा आयोग बना था? तो हरकोट बटलर आयोग बना था, जो इसका काम था ब्रिटिश राज्य और देसी रियासतों के बीच संबंधों को जांच करना और इस पर सिफारिश करना कि दोनों के संबंध कैसे बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे ध्यान रखेंगे। और ये भी कब बना था? तो 1927 में ही बना था। ठीक है, और यह कितने राज्यों का दौरा किया था? तो यह भारत में 16 राज्यों का दौरा किया था। ठीक है, 16 माने प्रोविंसेस, प्रांत। उस समय 16 प्रांतों का दौरा किया था। 16 प्रांतों का दौरा 16 प्रांतों का दौरा किया था। ठीक है, बटलर आयोग। क्या? हाँ, व्यक्ति का ही नाम है। ठीक है, तो इसने यहां पे किया था। ठीक है,
चलिए, तो ध्यान रखेंगे, साइमन के साथ साथ कौन सा आयोग बना था? बटलर आयोग बना था, ठीक है, देशी राज्यों के साथ संबंधों को जांच करने के लिए। ठीक है, अब आगे लिखेंगे नोट करके। हाँ, व्यक्ति का ही नाम है, बेट्सवर्थ को ही हरकोट बटलर कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि साइमन आयोग के रिपोर्ट साइमन आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में क्या किया गया था? गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, कहेंगे कि गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के तात्कालिक राजा ब्रिटेन के तात्कालिक राजा कंटेम्पररी रूलर तत्कालिक राजा जॉर्ज पंचम ने किया था। जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में टेम्स नदी के किनारे टेम्स नदी के किनारे सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। टेम्स नदी के किनारे सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। ठीक है, ओके, आगे लिखेंगे कि 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें से कांग्रेस ने केवल दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पर भागीदारी किया था। गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पर भागीदारी किया था। ठीक है, के तौर पर भागीदारी किया था। फिर नोट करके लिखेंगे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू डॉक्टर बी आर अंबेडकर
और तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, यही दो लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी किए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी किए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी किए थे। नेक्स्ट लेंगे कि गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में सांप्रदायिक पंचाट के कारण, द्वितीय में सांप्रदायिक पंचाट के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। सांप्रदायिक पंचाट के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था, जिससे गांधी जी नाराज होकर भारत वापस लौटे थे। नेक्स्ट, गांधी जी नाराज होकर भारत वापस लौटे थे। अगले कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 पूरी तरह से साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही आधारित था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही आधारित था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के पर ही आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट, साइमन कमीशन के आने के समय से लेकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन तक दूसरे गोलमेज सम्मेलन तक दूसरे गोलमेज सम्मेलन तक लॉर्ड इरविन ही भारत का वायसराय रहा था। लॉर्ड इरविन ही भारत का वायसराय रहा था। यहीं पे नोट कर लिख लेंगे कि वर्तमान का राष्ट्रपति भवन, वर्तमान का राष्ट्रपति भवन इरविन के समय में ही बनकर तैयार हुआ था। और इसमें रहने वाला पहला व्यक्ति भी इरविन ही था। और इसमें रहने वाला पहला व्यक्ति भी इरविन ही था। इसमें रहने वाला पहला व्यक्ति भी इरविन ही था। ठीक है, लगभग 17 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। 17 ईयर्स वर्तमान का जो आपका राष्ट्रपति भवन है, लगभग 17 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। ओके, तो यहां पे इसको आपको
ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। क्या? नहीं, 31 में उद्घाटन हुआ था। हाँ, 17 वर्ष से बन ही रहा था, तो उद्घाटन बहुत पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये तो इनकी अपनी स्थिति थी। ठीक है, अब देखेंगे कि जो मुख्यतः जो कांग्रेस की जो भूमिका थी, है ना, कांग्रेस की जो स्थिति थी, तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो मुख्यतः जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा उसमें तो बहुत सारा चीज का जो दिख रहा है परफॉर्मेंस, वही दिख रहा है कि याद नहीं है ना। अब आप देखिए कि भाई क्यों याद नहीं है ना, इसको कितना जल्दी आप याद कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नहीं करिएगा तो फिर आपको दिक्कत और समस्या तो झेलना पड़ सकता है ना। तो से कांग्रेस को जो आप देखते हैं, है ना, तो कांग्रेस जो है, इसके तो बहुत सारी भूमिकाएं रही हैं भारत में, है ना। नो डाउट की भारत की आजादी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना, भारत को इंडिपेंडेंसी दिलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन जब यह स्थापित हुई थी, तो उस समय आप देखेंगे कि अपने स्थापना के समय जो है, ये बहुत बड़े स्तर पे भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती थी, मतलब इंडियन को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण रूप में इसने खुद को स्थापित जरूर किया था। हमने आपको बताया था कि कांग्रेस शब्द जो है, ये इंग्लिश के किस शब्द से मिलकर बना है जी, किस शब्द से निकला है? कांग्रेस जो है, ये इंग्लिश के किस शब्द से निकला है? बताइए। इसको कहते हैं राम लग यहाँ बेड़ा पर है, हैं? हैं? नया लग रहा है, माने जो याद नहीं पड़ता सो नया लग रहा है, यह दिक्कत है। हैं? वाह, ये तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि पीछे का आप सब पढ़ ले। तो ये क्या बात मतलब हुई? तो एक काम करिए, आप लोग बीपीएससी को लेटर लिख दीजिए कि आप क्या क्या पूछने वाले हैं, हमको पहले बता दीजिए, है ना। नहीं तो क्लास तो वैसे भी उतना आपके लिए तो बीपीएससी इंपॉर्टेंट है ना जी। तो क्लास में अगर आप पूरा तरीके से तैयार रहिए, आइए चाहे नहीं आइए, दिमाग घबरा के लोग की हो है। अइला के बाद तो ये दुर्दशा है, नहीं आने के बाद क्या होगा बुझ रहे हैं? महा महा महाभारत के युद्ध में सबसे ताकतवर आदमी था कर्ण जी, बेचारा अपना पुरुषार्थ से लड़ रहा था, कोई उसके सपोर्ट में नहीं था। तो अर्जुन जब तीर मारते थे तो उसका रथ जो था उछल जाता था 17 डिग पीछे, आज जब कर्ण मारता था तीर तो 3 डिग रह जाता था। तो कृष्ण भगवान कहते थे कि वाह कर्ण वाह, जब 3 डिग हिला देता था तो कृष्ण भगवान एकदम खुश जाते थे, क्या कर्ण क्या प्रहार किया है। अर्जुन डिमोरलाइज हो गया कि अजीब आदमी है, हम मार रहे हैं तो वो लगभग मैदान से बाहर चला जा रहा है, 17 डिग पीछे और जा रहा है, तो एको बार नहीं कह रहे कि वाह अर्जुन वाह है। आई 3 डिग क्या तन से हिला उला का दिया, तन झकझोर दिया है कि नहीं, ज्यादा कोई नहीं, झकझोर दिया खाली। तो कह रहे हैं कि वाह अर्जुन वाह, ये कौन सा काम महान काम कर दिया भाई। तो अंतिम में बोल दिया, आदमी से बर्दाश्त नहीं होता है, बोल दिया कृष्ण भगवान को कि महाराज हमारे सारथी हैं, हमारे पक्ष में है, हम ही को डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो बोले कि भाई देखो, हम पक्ष में तो तुम्हारे हैं ठीक है, यही आदमी को होना चाहिए, हम पक्ष में चाहे जो भी हो, लेकिन जो सत्य है जो सही वो तो हम बोलेंगे, वो तो हम कहेंगे थोड़ा ना। अगर पांडव में चल गए तो कौरव के अनुसार कुछ अच्छा बात है तो नहीं कहेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि देखो भले उधर से लड़ रहा है लेकिन वो है बहुत योग्य आदमी। बोला कैसे? बोला तुम्हारा जो रथ है इसको तुम समझ रहे हो, हम स्वयं बैठे हुए हैं,
हम मतलब त्रिलोकीनाथ, माने पूरा त्रिलोक का भार है इस पर, पूरा त्रिलोक का भार है, पूरा फोर्स लेके हम स्वयं बैठे हुए हैं ऊपर से। भोर ही तो हनुमान जी के मना के आए हो, हम बोले थे हनुमान जी को गाइड किए थे कि तनी इसका देख लीजिएगा मैटर, तो हनुमान जी आकर के तुम्हारे पताका पर बैठे हुए हैं। तो एगो तो हमारा पूरा फोर्स, ऊपर से हनुमान जी का फोर्स। आप फिर तुमको कहे थे कि युद्ध होने से पहले माता दुर्गा शक्ति की आराधक है, उनसे शक्ति ले लेना थोड़ा, तो उनसे भी आशीर्वाद ले, तो माता भी अपना छत्र छाया दी हुई है, तो माता का आशीर्वाद है, हम स्वयं तुम्हारे साथ है, ऊपर से हनुमान जी। इतना सारा फोर्स को अगर वो आदमी 3 डिग पीछे कर दे रहा है, तो और कहो तो एगो ट्रायले हो जाता है, हम भी उतर जाते हैं, हनुमानो जी उतर जाते हैं, अब माता से भी कहते हैं कि 5 मिनट के लिए तुम छुट्टी पर चल जाइए, अब तब देख लो कि तुम्हारा रथ कहां जाता है। अब ई वाला कंसेप्ट जब अर्जुन को समझाया तो कहा कि ना ना हमारे गलतियों से मत उतरिएगा, कैसे अगर उतर गए तो तभी तो हमको बाहर कर देगा। तो वो उतना पावर था, उतना उसके पास वो एनर्जी था, है ना, अपनी योग्यता थी। वही वो आदमी देखिए योग्यता से प्राप्त किया सब, उसको दान में कुछ नहीं मिला। ये नहीं था कि उसके पिताजी पहले से राजा थे, नहीं, उसको तो जन्म होते माता ने त्याग दिया, सूत के घर में बेचारा वो पाला पोसा गया, बड़ा हुआ तो एगो मित्र मिल गया दुर्योधन ना, जब मित्र तो बहुत बार माता, अंतिम देखिए उसका कितना छल हुआ, माँ भी जाकर के कह दी कि तुम ही मेरा बेटा हो, तुम आ जाओ मेरे साथ, है ना, मेरे साथ जुड़ जाओ। माँ भी बात बोल दी कि क्या हो तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। कृष्ण भगवान भी अंतिम में यही बोले, क्या बोले कि भाई तुम जुड़ जाओ, लेकिन वो क्या बोला, बोला कि आज अगर हम जुड़ गए ना आपके साथ, तो फिर भविष्य में कभी कोई आदमी किसी अनाथ का सहायता नहीं करेगा, कभी किसी अनाथ को कोई अपना नहीं मानेगा। जब मेरे साथ कोई नहीं था उस समय दुर्योधन था मेरे साथ, तो इसलिए अगर हमारे पास कोई नहीं है तो वो है, तो आज जब उसका पर विपत्ति आया है, तो भले ही वो गलत है, भले ही वो बुरा है, तो दुनिया के लिए बुरा है, लेकिन हमारे विपत्ति काल में उसने हमको सहायता किया था। अगर आज हम उसको सहायता नहीं करेंगे तो भविष्य में किसी भी अनाथ को कोई सहायता नहीं करेगा। और ये बात बोल करके उस ऑफर को ठुकरा दिया। वो चाहता तो स्वीकार कर सकता था ऑफर को, तो अपना मानदंड, अपना नैतिकता, अपना इथिक्स बना करके रखा, भले मारा गया, उसको पता था कि मरेंगे क्योंकि कृष्ण उधर से हैं, नहीं तो अर्जुन को तो 1 मिनट में निपटा देता, कोई उधर से नहीं था जो उसके सामने खड़ा होता, लेकिन कृष्ण के जो चलते तो वो जानता था कि निपट तो हम ही जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने दोस्त के साथ खड़ा रहा क्योंकि उसने उसको उसके बुरे समय में सहायता किया था। है? कौन सा? अच्छा, वहां मत्स्य में, विराटनगर में जो युद्ध हुआ था, वहां पे देखिए वो मत्स्य, वहां पे जो युद्ध हुआ था विराटनगर में, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है ना, तो वहां पर वो बहुत खुद ही न्यायप्रिय आदमी था, वो खुद न्यायप्रिय आदमी था, वो समय का, घड़ी का महत्व था, वो खुद ही अपने आप को डिस्टर्ब कराया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पांडवों का गलत तरीके से उनका वनवास भंग हो, क्योंकि भंग हो जाता तो फिर हमेशा कलंक लगता। जानबूझ के अपना धनुष तोड़वा लिया, जानबूझ करके। उसको अर्जुन ने अपनी वीरता से नहीं तोड़ा था, जानबूझ के तोड़वाया कि किसी को पता नहीं चले, किसी कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। नहीं तो क्या होता कि पता चलता, अगर अर्जुन स्टार्टिंग से ही वार करना स्टार्टिंग से ही वार करता, समय पूरा होने से पहले पता चल जाता कि यही सामने वाला अर्जुन है, आई पता चल जाता ना, तब फिर से होता कितना, फिर से 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। उत्तर बंद, आप देखिए शकुनी ऐसा आदमी था, इतना दिमाग था उसके पास कि अगर कृष्ण इलो के पास नहीं होते तो इतना बढ़िया दिमाग लगाया था कि पूरा जीवन वन में भटकते भटकते खत्म हो जाता। कहा था कि 12 वर्ष वनवास में रहिए, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहिए, और उस अज्ञातवास में पता चल गया कि आप कहाँ हैं, तो फिर से 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो अगर वो जब सुबह में आक्रमण किया था उसी समय अगर वो ईमानदारी से युद्ध करना शुरू कर देता, तो कर्ण का सामना अर्जुन ही कर सकता था। तुरंत निर्णय हो जाता कि अर्जुन मिल गया, मिल गया, इसका मतलब कि फिर 12 वर्ष वनवास जाइए, अब फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। जानबूझ के उस षड्यंत्र का तहत उसने अपने आप को हरवाया ताकि पता ही नहीं चले कि वो क्या है। अब बहुत जगह पर उसने न्याय का समर्थन किया और पांडवों की मदद की, बहुत जगह पर उसने पांडवों को हेल्प किया, लेकिन पांडवों से भी गलती हुई, जानबूझ के आए जुआ खेलने आप आ गए। सिगरेट पर लिखा हुआ इट्स इंजूरियस फॉर हेल्थ, है ना,
लिखा हुआ है, आप फिर भी टेस्ट लेने के लिए आप पिएंगे, तो है ना। सबको पता था कि जुआ खेलना गलत बात है, फिर भी आप आगे जुआ खेलने के लिए। तो आगे तो हुआ द्रौपदी का चीरहरण। आपको नहीं आना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था ये काम, मना किया गया था, लेकिन फिर भी आ गए। तो बहुत बार आदमी जानबूझकर भी कुछ कुछ गलतियां कर देता है, जिसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो यह जो वर्ड है मुख्य तौर पे, ये कहां से निकला है? कॉन्फ्रेंस से निकला है। कांग्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला है, और कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है सम्मेलन। तो कांग्रेस वर्ड कॉन्फ्रेंस से निकला है, जिसका अर्थ होता है सम्मेलन। और पहली दफा जो ये कांग्रेस बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी 1815 में। 1815 में बुलाई गई थी। कहां? वियना कांग्रेस। सबसे पहले कहां बुलाई गई थी? 1815 में वियना कांग्रेस, है ना। वियना कहां है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, तो वहां पे बुलाया गया था पहली बार वियना कांग्रेस। और इस बुलाया गया था नेपोलियन बोनापार्ट को संतुलित करने के लिए, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट को संतुलित करने के लिए ये बुलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट को संतुलित करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए बुलाया गया था, है ना। और यही 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को निष्कासित कर दिया गया सेंट हेलेना के द्वीप में, और वहीं पर 1820 में उसका मृत्यु हो गया था, है ना। तो सबसे पहले कांग्रेस का कंसेप्ट जो है सो यहां पर डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए यह सोचा गया कि भाई कोई एक संस्था होना चाहिए। हालांकि इस तरह के संस्था का विचार सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मन में आया था, जिसको कहते हैं एओ ह्यूम। उसने ही सोचा था, वो आईसीएस ऑफिसर था इंडिया में, और उसने सोचा कि एक संस्था होना चाहिए जिस संस्था के माध्यम से हमें ये पता चलता रहे कि भारत के लोगों के मन में क्या चल रहा है। 1857 की क्रांति इतनी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि इनको पता ही नहीं चला कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी संस्था बना देते हैं जिसके माध्यम से कम मालूम तो चलता रहे कि भारतीयों के मन में चल क्या रहा है। और मान लीजिए उनका 100 गो डिमांड होगा, तो 100 गो डिमांड नहीं पूरा कर, 10 को कर देंगे पूरा। इससे क्या होगा? डैमेज कंट्रोल होगा। और डैमेज कंट्रोल से फायदा क्या होगा कि भविष्य में इस तरह का कोई क्रांति या आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा। ये तो 1857 में भले अंग्रेज जीते थे, लेकिन फिर भी क्षति तो उनको हुई थी, और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का दोबारा क्षति हमको इंडिया में झेलना पड़े। इसलिए उनको था कि वो कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना देते हैं, जिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हमें यह पता चलता रहे कि भारतीयों के मनो मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनके दिमाग में। ये बात जो है सो करने का काम वहां पर किया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि इसी के तहत जो है वो कांग्रेस की स्थापना के लिए सबसे पहले जिसने विचार दिया वो कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना। इसने सबसे पहले इसके स्थापना का विचार दिया। और ये कौन था? सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, है ना, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी। इसने ये विचार दिया कि हमें ये करना चाहिए। ठीक है, तो इसके इस विचार के आधार पर ही भारतीय नेताओं से भी बातचीत की गई। भारत के लोगों को भी रहा कि भाई ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन तो होना ही चाहिए जिसके झंडे के नीचे हम लोग खड़े होकर के अपनी डिमांड रखे, अपनी बातों को रखे। इसलिए यहां पर भी एक राय बन गया कि हाँ ठीक है, हमें एक संस्था जो है सो स्थापित कर लेना चाहिए। यह राय यहां पर भी एक बार से बन गया। उसके पश्चात आप देखते हैं कि सबसे पहले इसके संबंध में जो ऑफिशियल बातें हुई वो 1885 में हुई, और वहां पे इसको
स्थापित की भी किया गया 1885 में। कहा? बंबई में। बंबई के अंदर में इसको स्थापित करने का काम किया गया। बंबई में कहा? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, है ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक के नजदीक, ग्वालियर टैंक के नजदीक। हालांकि ये होना कहां था? पुणे में, लेकिन प्लेग फैलने के कारण प्लेस शिफ्ट कर दिया गया और इसको रखा गया बंबई में। ठीक है, तो यहां पर इसकी स्थापना तो हुई, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसको स्थापित किया, और लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, वो बनाए गए WC बनर्जी। WC बनर्जी जो कि बंगाल के एक ब्राह्मण थे। WC बनर्जी बंगाल के ब्राह्मण थे, ध्यान रखेंगे, यानी कि हिंदू धर्म से थे। ठीक है, तो WC बनर्जी को जब यहां पे अध्यक्ष का पद दिया गया और बंबई में इसको स्थापित किया गया, तो यह संस्था भारत में स्थापित होने वाली अखिल भारतीय स्तर की पहली संस्था थी, है ना। ये ऑल इंडिया लेवल पर स्थापित होने वाला पहला संस्था था ना, अखिल भारतीय स्तर पर। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित होने वाली पहली संस्था थी, है ना। इट वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश ऑन इंडिया, ऑल इंडिया लेवल, है ना। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित होने वाली पहली संस्था थी। ठीक है, तो और कहा जाता है कि पहले मीटिंग के अंदर में इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब स्थापकों ने इसको स्थापित तो किया, लेकिन इनका अप्रोच ये भी था कि पूरे भारत में लोगों को ये महसूस कराया जाए कि कांग्रेस किसी क्षेत्र विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष की संस्था नहीं है। कांग्रेस इस पूरे भारत की संस्था है और पूरे भारत के लोग इससे जुड़े। इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई हम सेशन जो करेंगे कांग्रेस का, वो भारत के हर कॉर्नर में करेंगे, और चेयरमैनशिप जो हम ऑफर करेंगे वो भारत के हर रिलीजन और हर कास्ट के लोग को ऑफर करेंगे। इससे क्या होगा? आप देखते हैं अभी भी जब सरकारें मंत्री पद बनाती हैं तो क्या करती हैं? वो जाति का कॉम्बिनेशन, धर्मों का कॉम्बिनेशन अपना ध्यान रखती हैं कि भाई हमको किस जाति का कितना बनाना है, किस धर्म का कितना बनाना है, कौन हमारा सपोर्टर है, कौन हमारा सपोर्टर नहीं है। तो ये चलता है कि क्यों चलता है? ताकि लोग उनके साथ जुड़े, इसके लिए होता है। उस समय भी जब ये कांग्रेस बना तो इसमें हुआ कि पहला काम तो ये करिए कि पूरे भारत को समझाइए कि कांग्रेस पूरे भारत की संस्था है। तो आप स्टार्टिंग के आप इसके जो ये देखेंगे सेशंस, तो सेशंस का प्लेस इसी प्रकार से डिसाइड किया गया कि सब जगह, पहले तो बंबई किया गया, तो बंबई से क्या हुआ कि हमने जो पश्चिमी भारत है और खास करके दक्षिण भारत, उसको साधने का कोशिश हुआ कि इनको कंट्रोल में लेते हैं। दूसरा सेशन हमने तुरंत 1886 में करा दिया कलकत्ता में। कलकत्ता में करा देने का फायदा यह हुआ कि हमने क्या किया कि नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को साधने का कोशिश किया कि उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि कांग्रेस दक्षिण की संस्था नहीं है, उत्तर की संस्था है, उत्तर पूर्व की संस्था है। इसलिए आज भी आप देखिएगा तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है, भले बीजेपी अभी है, रूल है, सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी जिसका पहुंच पूरे भारत में है। अभी भी इतनी सीट इनके पास है, लेकिन दक्षिण में इनकी लोकप्रियता नहीं है, केरला में इनकी लोकप्रियता नहीं है। हाँ, तमिलनाडु में अब हल्का फुल्का बढ़ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु से संयोगवश इनको एक बहुत अच्छा लीडर मिल गया है ना, अन्नामलई। अन्नामलई आईपीएस ऑफिसर था, कर्नाटका में वो आईपीएस ऑफिसर था। वो जब रिजाइन किया तो जनता उसके लिए रो रही थी कि आप मत छोड़िए। तो कहते ना कि जब सब कुछ ठीक होने वाला तो कुछ और अच्छा हो जाता है। तो तमिलनाडु में इनको मिल गया है बहुत बेहतरीन नेता। अभी संभव है
कि तमिलनाडु में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए अन्नामलाई की वजह से, क्योंकि अन्नामलाई एक तो युवा है, ऊपर से पढ़ा लिखा आदमी है, यूपीएससी क्वालिफाइड आदमी है ना, काम एकदम निहायत ही ईमानदार आदमी, बेहतरीन काम किया हुआ है, और वहां की पब्लिक, वहां के बच्चे, वहां के युवा उसको बहुत मान रहे हैं। अब वो आ गए इनके पार्टी में, अब उनके लिए वोट मांग रहे हैं वहां पर। तो अब ये हो सकता है कि इधर तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा इस दफा, इधर जो लॉस होगा इसका भरपाई अगर कहीं से होने का चांस है तो वह तमिलनाडु इस दफा, कि तमिलनाडु हो सकता है कि इनको कुछ मदद कर दे, क्योंकि तमिलनाडु में मदद मिलने की संभावना इस वजह से भी कि पहले से ही सरकार में है नहीं वहां पर, तो सरकार में तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहेगी, लोगों को उम्मीद रहेगा 2-2 करोड़ वाला, है ना, कैसे कि पहले तो उतना धोखा हुआ नहीं है, यहाँ तो बहुत धोखा हो गया ना, बिहार यूपी तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं ना, 14 से सुन रहे हैं, तो हम लोग को तो लग रहा है कि धोखा हुआ है बहुत बड़ा। साउथ में लग रहा है कि हम लोग को बहुत ज्यादा अभी धोखा नहीं हुआ है, लेकिन साउथ में भी आप देखेंगे तो अभी इनको मजबूत होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन कांग्रेस यही है कि चूंकि पुरानी है और उसी समय ये अपने आप को ऐसा स्थापित की कि हर स्टेट में, चाहे साउथ का स्टेट हो, नॉर्थ का स्टेट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, कहीं पर भी आप देखेंगे तो कांग्रेस का कोई ना कोई कार्यकर्ता मिल जाएगा, क्योंकि प्राचीन है, एंशिएंट है, तो इसका वो मिल जाएगा। और इसी तरीके से इसने अपने आप को स्टेबल किया कि पहले बंबई में कर लिया, कलकत्ता में किया तो पूरब के लोगों को, पूरब के स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया, और यहां पर अध्यक्ष बना दिया किसको, दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे, ही वॉज द फर्स्ट नॉन हिंदूज चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले गैर हिंदू, तो पहले तो हिंदुओं से बना दिया, उसके बाद गैर हिंदू में दादा भाई नौरोजी को बना दिया। अब आप ये कहेंगे कि ये तो पारसी धर्म से थे, इनको क्यों बना दिया, इनको बनाने से कौन सी लोग कनेक्ट हो रहे थे। तो पारसी की एक अच्छी बात क्या होती है, पारसियों के बारे में किस्सा कहा जाता है कि जब पारसी भारत आए तो इन्होंने कहा कि हमें भारत में थोड़ा स्थान दीजिए, तो हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो खुद ही ओवरलोड चल रहा है, हमारे यहाँ तो कोई स्पेस नहीं है। तो पारसियों ने कहा कि अच्छा एक काम करें, हमको एक गिलास पानी लाइए, तो एक गिलास पानी दिया गया, तो उन्होंने उसमें चीनी डाल दी। अब बोला कि अब देखिए तो चीनी ने कोई स्थान घेरा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पानी उतना का उतना ही है, बोला कि हाँ उतना ही है। बोला यही है पारसी, पारसी आपके यहाँ आ जाएगा, एक तो पहला स्थान भी ज्यादा नहीं लेगा, कम है संख्या में, हम डेवलप्ड हैं, एजुकेशन अच्छी होती है हमारी, तो हम बर्डन नहीं बनेंगे आपके ऊपर, बोझ नहीं बनेंगे। आज चूंकि हमारा कैरेक्टर देखिए कि पानी में हम जगह भी नहीं छेके, आप पानी को मीठा भी बना दिया, तो हम आपके यहां जगह भी ज्यादा नहीं लेंगे, आपके यहां की स्थिति को हम और बेहतर बना देंगे। दादा भाई नौरोजी पहला ऐसा व्यक्ति थे, पहला ऐसा भारतीय आदमी थे जो ब्रिटेन में जाकर के चुनाव जीते थे। आप ब्रिटेन के असेंबली में बैठे थे, तो इनकी योग्यता थी, और इनकी योग्यता के वजह से उस समय सब लोग इनको सम्मान देता था, इसलिए ग्रेट ओल्ड मैन भी इनको कहा जाता है ना। तो इसलिए हुआ कि भाई इनको बना देंगे तो किसे क्या होगा कि एक तो योग्य है, इनकी योग्यता का लाभ मिलेगा, इस सब लोग को लगेगा कि एक योग्य व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बिठाया गया है। और इन्हीं के दादा भाई नौरोजी का ही सिफारिश था कि इसका नाम कांग्रेस होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने ही सिफारिश किया था, अन्यथा इसका नाम कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था INU, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करिए, इसको INC करिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इन्होंने इसको INC कहने का सिफारिश इन्होंने ही करा था। तो ये यहां पर 1886 के कलकत्ता में हो गए। अब जब कलकत्ता में ये हो गए तो अब फिर हुआ कि देखिए मुंबई जो है ये पश्चिमी भारत को तो कवर करता है, पूरा साउदर्न को कवर नहीं करता है। आप मुंबई देखिए तो मुंबई दक्षिण थोड़ी है, मुंबई वेस्टर्न पार्ट है ना, वहां से नीचे उतरिएगा तब आप साउदर्न को कनेक्ट करिएगा। तो हुआ कि भाई एक तो हम क्लोजेस्ट आ गए, उत्तर में हमने समझा दिया, उत्तर पूर्व में हमने समझा दिया कि कांग्रेस कोई किसी क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है। तो दक्षिण के क्लोजेस्ट कैसे पहुंचा जाए, तो दक्षिण के क्लोजेस्ट पहुंचने के लिए आप देखेंगे कि 1887 में
मद्रास के अंदर में सेशन कर दिया। अब मद्रास चल जाने का क्या मतलब हो गया कि प्रॉपर साउदर्न चला गया, प्रॉपरली दक्षिण भारत चला गया। और प्रॉपर साउदर्न जाने के बाद यहां पर अध्यक्ष बना दिया बदरुद्दीन तैयब जी को। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहां पर तीसरा में बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब बदरुद्दीन तैयब जी जब पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन गए, तब पहला वाला में हिंदू को बना दिया अध्यक्ष, दूसरा वाला में पारसी को बना दिया, और तीसरा वाला में मुस्लिम को बना दिया। अब क्या हुआ कि देश की जो दूसरी बहुसंख्यक जनसंख्या थी वो मुस्लिम वर्ग की थी। उनको भी समझा दिया कि भाई देखो, ये संस्था केवल किसी एक धर्म विशेष की नहीं, केवल एक लोगों की नहीं, बल्कि सबके लिए है। अब वो बाकी लोग भी कनेक्ट कर गए। तो इस साइंटिफिक अप्रोच पर धीरे धीरे कांग्रेस को ऐसे डेवलप करने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस जो है वो क्या हो जाए, अखिल भारतीय स्तर की संस्था बन जाए, ऑल इंडिया लेवल की संस्था बन जाए। और तीसरा सेशन इसका यहां पे करा करके हमने इसको क्या कर दिया, तो इसको एक मैसेज दिया दक्षिण भारत को कि ये जो संस्था है वो पूरे दक्षिण भारत के लिए है, पूरे साउदर्न के लिए है, किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है ना, पूरे दक्षिण के लिए ये संस्था जो है सो है। तो ये चीज यहां पर किया गया। क्लियर है? तो अब यहां पर हो गए बदरुद्दीन तैयब जी। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के कांग्रेस के 3 चेयरमैन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, अब बदरुद्दीन तैयब जी, तीनों के नाम में लास्ट में जी लगा हुआ है। 3G का फॉर्मूला इनके पास है ना। तीनों के लास्ट में आप जी देख लीजिए, है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, आप बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। तो पहले हिंदू अध्यक्ष, ठीक है, दूसरे पारसी अध्यक्ष, और तीसरे मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है। पहला हो गया कहां, तो बंबई में, दूसरा कर दिया कलकत्ता में, तीसरा कर दिया मद्रास में। जिससे कि कम से कम सबको यह समझाने को हुआ कि एक तो सभी धर्म विशेष के लिए है और सभी क्षेत्र विशेष के लिए है, किसी एक क्षेत्र का नहीं है, बल्कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर ये सबके लिए काम कर रहा है। इसके बाद आप देखते हैं कि 1887 में होता है इलाहाबाद में, 87 में इलाहाबाद में होता है। और हाँ भाई 87 हो चुका है, 88। ठीक है। इसके बाद 88 होता है ना, 50 86 87 हम लोग देख चुके हैं। 88 होता है और 88 होता है इलाहाबाद में। ठीक है। जिसका कि वर्तमान में नाम हो गया है प्रयागराज, है ना। जोगी जी कर दिए हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको नहीं मानता है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना बोर्ड नहीं उतारा। जोगी जी गए थे लेकर के, हैं कुछ कह रहे हैं, मानना भी नहीं चाहिए, हैं। रॉन्ग नंबर डायल हो गया जोगी जी से, है ना। राइट डायल करते तो रॉन्ग नंबर डायल हो गया। संविधान पढ़े नहीं ना है, नेता बनने से थोड़ा होगा, है ना। तो संविधान ना पढ़ना पड़ेगा। नेता बन के अच्छा बात है, लेकिन वो संविधान पढ़ेगा तो ना मालूम चलेगा कोर्ट आपके कंट्रोल में नहीं आता है ना। आप चल गए कोर्ट के पास, ऑर्डर निकलवा दिए, है ना, ऑर्डर निकलवा दिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को नोटिस को भेजो, क्या बोला, तो नोटिस भेजो कि अपना नाम बदल ले। जब जब जज साहब पढ़ेगी नहीं कि अरे इतना सरकार के पास कहीं से पावर हो गया जी कि सरकार हमको कह रही है। बोले रुक जाओ, सरकार को नोटिस तुरंत इलाहाबाद से नोटिस आया। तो जोगी जी पूछे आइए सबसे ये होता है, तो लेकिन होता नहीं है हमारा। बोले तो पहले ना बताना चाहिए तुम लोग को ना, पहले बताया नहीं सब उनको। जो उनका चीफ सेक्रेटरी था वो बता सकता था ना जी, उसको तो पता, जो चीफ सेक्रेटरी था उनका, तो उसको आए ना ना, चीफ सेक्रेटरी को जानकारी नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी उपाय लगा के छोड़ देगा, जानकारी नहीं होगा, है ना। चीफ सेक्रेटरी जो है वो आईएएस ऑफिसर है ना। वो सारा कुंडली निकाल देगा, खाली ये नहीं बताएगा कि कहिया मरना है, बाकी वो सब बता सकता है किसी को। अधिकारी को ऐसे थोड़ी बनता है जी, है ना। आप बोलिएगा वो देख के बता देगा। लोग का ट्रेनिंग इतना बेहतरीन रहता है और नॉलेज इतना चीज है, इतना पढ़ना है कि आप सोचिएगा वो लोग देख के बता देगा। आप पुलिस अपराधी कैसे पकड़ लेती है, अपराधी आपके बीच में घूमते रहता है, आपको पता नहीं चलता है।
अब पुलिस आते 4 को सस्पेक्ट लेके जाती है, उसमें से वो निकाल देती है कि यही अपराध किया था। कुछ तो उसका ट्रेनिंग है, कुछ तो उसका साइकोलॉजी है, वो समझता है ना एक्टिविटी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन वो सब अधिकारी सब भी देखता है कि अब कर रहे हैं तो करिए, कोई बात नहीं, तो नहीं आप भी बूझ लीजिए करके कर दिए। वो वहां से कोर्ट कर दिया कि सुनिए, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पूरा तरह से पृथक्करण है। तो गलती से भी कोई नोटिस हमारे पास मत भेजिएगा, है ना। हमारा ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद रहेगा, है ना। ये प्रयागराज हाईकोर्ट यहाँ पे नहीं लिखाएगा, है ना। तो बाकी सब जगह पे आपको बोर्ड दिख जाएगा प्रयागराज का, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में जाएगा तो आगे ही लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट, है ना। वहां नहीं लिखा हुआ है प्रयागराज हाईकोर्ट, है ना। ये लोग गया था लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि कोर्ट जो है वो स्वतंत्र है, पृथक है। अब देखिए ई वाला बतवा अच्छा लगेगा किसको, विपक्ष को, यार ये तो बड़ा अच्छा बढ़िया काम किया। आ वहीं अगर कोनो कोनो चीज में अगर कोर्ट कह दिया कि सरकार ठीक की है, तो तुरंत कहे कोर्ट बिका गया। हाँ कि कोर्ट बिका गया, कोर्ट ई हो गया, कोर्ट हो गया, हाय तबाह मच गया देश में। यह ना दिक्कत है। दोनों देखना है कि कोर्ट एकदम अपने जगह पर ठीक है, जहां पर देखता है कोर्ट गलती, है ना। यही ना कोर्ट है जो कि मोदी जी को लताड़ लगाया है पंजाब वाला मैटर में। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को सबके सामने डांटा कि तुम क्या कर रहा था जी, समझ में नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर रहा था, पगला भोटवे लेके भाग गया। बताइए ऐसा ऐसा काम सब करता है ना। तो कोर्ट ने डांटा। इसके अलावे आप देखिए कि मतलब कहीं पर भी यही जो जोगी जी के ही सरकार में जब आर्टिकल 22 का गलत ये हुआ और डॉक्टर कफील खान के साथ मिसबिहेव हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, तो पूरा हाई कोर्ट ने फटकार लगाया सरकार को कि कहां से उतरे, अधिकारियों को फटकार लगाया कि भाई इस तरीके से आप गलत तरीके से कोई चीज का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो जहां कोर्ट को दिखता है कि भाई यहां पर गलत है, समस्या है, दिक्कत है, वहां पर वो फटकार लगाती है, वहां पे उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और इसी वजह से देश में जो है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं स्थापित है। और कहीं कहीं पर कुछ कुछ खामियां या गलतियां होती है तो सरकार उसको रीचेक करने का काम यहां पर करती है। तो 1888 का जो मैटर हुआ वो कहां हुआ, इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। और यहां पर उसने बना दिया इन्होंने अध्यक्ष जॉर्ज यूलो को। अब देखिए, अब एक इंग्लिशमैन को भी बना दिया, है ना। पहले हिंदू बनाया, फिर पारसी बनाया, फिर मुस्लिम बनाया और फिर अंग्रेज बना दिया। समझे साइकोलॉजी कि अब भारत में जो कुछ अंग्रेज भी रह रहे हैं या कुछ एंग्लो इंडियन लोग हैं, तो उनको भी विश्वास में लिया जाए और उनको भी समझाया जाए कि भाई ये संस्था आपके लिए भी है। ये संस्था अकेले किसी एक के लिए काम नहीं कर रही है, ये सब के लिए काम कर रही है। तो इसका जो ये महत्वपूर्ण बात था कि जॉर्ज यूले, ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, है ना। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो यहां पर ये चेयरमैन बने थे। तो इससे क्या हुआ कि अब जो ईसाई कम्युनिटी के लोग थे या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग भी इससे जुड़ गए और वो लोग भी इससे कनेक्ट हो गए। क्लियर है। तो यहां पे इसको जो है सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और थोड़ा पीछे वाला पढ़ के आइएगा ना, क्या, हाँ इसको आगे करेंगे, ठीक है। ठीक, हाँ। तो क्यों कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता, थोड़ा और रिवीजन करके कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। हाँ, ठीक है। कुछ भी